लेकिन ऑप्शन नहीं है। देखो आ गई क्या? अरे पीछे की खिड़की तो खोली है, थोड़ा सा हवा पास होती रहेगी। बारिश हो रही है, रुक गई। लाइट क्यों नहीं आई? हो गई। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेंटोर जी क्लासेस में। मैं विजय फिर आपके साथ जुड़ गया हूं बजाने नीट का डीजे। बच्चों, वी आर डीलिंग विद लाइव क्लासेस ऑफ ईच सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। And NEET exam is also approaching gradually and very fast now, and days are left very less. So it my advice to all of you to do the sample question paper or the previous NEET question papers daily, at least one, to analyze yourself at your level best, ताकि जो भी गलती करनी है आप अभी कर लें और उससे सीखें और वो गलतियां आपकी मेन एग्जाम में यानी कि के एग्जाम में रिपीट नहीं हो। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ईच डे at least one previous year NEET question paper must be done by you on the daily basis, and analyze yourself in which part, topic, chapter you are lagging behind. So we were dealing with body fluid and circulation. So let's complete that chapter and then start the excretion. So we were on ECG, rest portion we have done yesterday. So let's start ECG. देखिए, बहुत सारे सीरियल्स में, मूवीज में आपने दिस सिनेरियो हैज वॉच्ड मैनी टाइम्स, दैट एक आवाज होती है, एक मॉनिटरिंग मशीन दिखाई जाती है और उसमें स्पेशली पेशेंट विद कार्डियक अरेस्ट। सो उस मशीन को हम नाम देते हैं कार्डियोग्राफ, एंड द प्रिंट आउट नेम्ड एज कार्डियोग्राम। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर एमसीक्यू आपका फ्रेम हो सकता है। इसी तरीके से अब इस एक्टिविटी को, इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये किसके बेसिस पर है? दैट इज इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट ड्यूरिंग ए कार्डियक साइकिल। और वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को क्या कहते हैं? हम इम्पल्स कहते हैं, जो कहां से जनरेट होता है? ऐसे नोड, एवी नोड, जो कल हमने किया था। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं देखिए, तो हम लेते हैं एंकल पर जो लीड्स लगाई जाती हैं मॉनिटरिंग के लिए, 2 आर फ्रॉम एंकल, सॉरी, रिस्ट। ठीक है, 2 आर फ्रॉम रिस्ट एंड 1 इन लेफ्ट एंकल। अब यहीं पर क्यों लेते हैं? क्योंकि यहां पर जो आर्टरीज होती हैं वो सुपरफिशियल होती है, ऊपर की तरफ होती है थोड़ा, तो इसलिए उनको मॉनिटर करना आसान हो जाता है, इजी हो जाता है। ठीक है, अब इसके अलावा अगर हमें डिटेल्ड उसका मॉनिटरिंग करनी है तो मैनी लीड्स आर पुट ऑन चेस्ट। ठीक है, सो दैट इज सेम, वन ऑन ईच रिस्ट एंड टू, वन इज टू द एंकल। अब इस तरीके से आपको ये 3 बेसिस पर दिखाई देगा। वन इज पी वेव,
नेक्स्ट इज QRS वेव एंड नेक्स्ट इज T वेव। तो ये कंजिक्यूटिवली आता चला जाएगा। अब अगर हमें देखकर ये पता लगाना है कि हार्ट बीट ठीक चल रही है या नहीं, तो हम QRS वेव को चेक कर लेंगे बस। इस पर हमें पता लग जाए कि हार्ट बीट 72 के आसपास है, तो उसका मतलब हार्ट इज वर्किंग नॉर्मली। ठीक है। और ऐसे ही इनकी शेप और साइज भी सेम है, उनमें ना तो एलिवेशन है ना डिक्रीमेंट है, तो उसका मतलब भी। अब यहां पर ये क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देखिए P इज रिप्रेजेंटिंग, P वेव क्या बता रहा है हमें, एक्साइटेशन और डीपोलराइजेशन ऑफ अट्रिया, यानी कि सिस्टोल। ठीक है, अट्रियल सिस्टोल के बारे में। तो सिस्टोल का दूसरा नाम क्या हो गया, डीपोलराइजेशन और एक्साइटेशन। इस तरीके से भी हम सिस्टोल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस QRS वेव। ठीक है जी। और टी बता रहा है हमें रीपोलराइजेशन दैट इज डायस्टोल। ठीक है जी, समझ में आ रही है बात। अब इसके पैटर्न में या इसके पैटर्न में या इसके पैटर्न, मान लीजिए पी के पैटर्न में चेंज है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अट्रियल सिस्टोल में प्रॉब्लम है। QRS के पैटर्न में चेंज है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं, समझ में आ रही बात। तो इस तरीके से हमें क्लिनिकल डायग्नोस में हेल्प मिलेगी। अब यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको भी आपको ध्यान में रखना है कि दिस इज द कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट्स शॉर्टली आफ्टर Q एंड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल। ठीक है, क्योंकि बात शुरू होता है और ये किसकी बिगिनिंग होती है, सिस्टोल की बिगिनिंग होती है। ठीक है, ये याद रखना है, दिमाग में रखना है इसको, दैट इज इंपॉर्टेंट। वेंट्रिकल डायस्टोल। ठीक है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, अब डबल सर्कुलेशन ऑलरेडी वी हैव डन, ये पूरा मैं आपको बता चुका हूं, इसमें कोई नई चीज नहीं है। नई चीज आती है लास्ट में, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से दिमाग में रखना है। बाकी ये सारा ब्लड वेसल्स का देखते हैं। अब ब्लड वेसल्स में आपकी, देखो यहां पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ब्लड वेसल्स जो हैं तीन हो गई आपकी, वेन्स, कैपिलरी। अब स्ट्रक्चरल डिफरेंस की बात करते हैं हम, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, जो आपकी कैपिलरीज है उनमें केवल एक सिंगल लेयर होती है एंडोथीसियम की। ठीक है, उसमें कुछ नहीं, किसकी है, एंडोथीसियम की एक सिंपल, एक सिंगल लेयर होती है कैपिलरी में। अब बात करते हैं आर्टरीज और वेन्स की। देखो, आर्टरीज के अंदर जो पहली लेयर है आर्टरी और वेन में, वो सेम है, जिसे हम कहते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना। दिस वन, ट्यूनिका एक्सटर्ना, दोनों में ही ये ट्यूनिका एक्सटर्ना फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विद कोलाजन फाइबर्स की बनी हुई होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल बहुत आ रहे हैं ये इस तरीके के एनाटॉमिकल फीचर्स या स्ट्रक्चरल फीचर्स। ठीक है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विद कोलाजन फाइबर दैट इज सेम इन आर्टरी एंड वेन। ये दोनों में एक जैसी है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है जी। इसी तरीके से सबसे लास्ट वाली लेयर जो है, यानी कि ट्यूनिका इंटीमा। ठीक है, ट्यूनिका इंटीमा जो कि आपका इनर लेयर है स्क्वैमस एपिथेलियम की, ये सेम है भाई, ये सेम हो गई इन आर्टरी एंड वेन, और ये सेम हो गई इन आर्टरी एंड वेन। ठीक है जी। लेकिन जो ये अब आपकी बीच की लेयर है, दैट इज मिडिल लेयर, जो कि स्मूथ मसल इलास्टिक फाइबर्स की बनी हुई है, दैट इज ट्यूनिका मीडिया। ये ट्यूनिका मीडिया थिक होगी, इन ट्यूनिका मीडिया थिक होगी आर्टरी में और थिन होगी वेन्स में। ठीक है जी। इसके अलावा आर्टरी के अंदर जो ल्यूमेन होगी, जो कैविटी है जिसमें से ब्लड बहता है, वो नैरो होगी।
और वहीं पर वेन में ये वाइडर होगी। ठीक है जी। अब ल्यूमेन नैरो होने की वजह से प्रेशर ऑफ फ्लोइंग ब्लड विल इंक्रीज। ये नैरो ल्यूमेन, सो प्रेशर ऑफ फ्लोइंग ब्लड विल इंक्रीज। अब इस प्रेशर को इंक्रीज होने की वजह से, तो टू बियर दिस प्रेशर, दैट्स वाई मिडिल लेयर जो है वो थिक हो जाती है। समझ में आ रही है बात? क्लियर? अब इस प्रेशर की वजह से ही एक काम और होता है, नो चांस ऑफ बैकफ्लो। बैकफ्लो, तो इसीलिए जो जो आर्टरीज होती हैं उसमें क्या होते हैं, वाल्व्स नहीं होते, कोई जरूरत नहीं है वाल्व्स की। हेलो, मैं अभी आपको थोड़ी देर में मिलाता हूँ, जरा मैं एक क्लास ले रहा हूँ लाइव। मैं बस आपको, हाँ, मैं जैसे ही फ्री होता हूँ मैं मिलाता हूँ आपको। हाँ, लेकिन वेन्स में प्रेशर कम होने की वजह से बैकफ्लो के चांसेस बनते हैं, तो इसलिए वेन्स में वाल्व्स होंगे। तो ये स्ट्रक्चरल डिफरेंस हो गए आपके विद रीजन। ऑल इज क्लियर? किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट देखिए जी। अब बाकी अब आते हैं हम, लास्ट पोर्शन इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत बढ़िया। पंखा खोल ले पीछे, सारा तामझाम फिर जोड़ो। अरे बेटा, ये वाला काम वहां कहाँ पहुंच गई? अच्छा हुआ पंखा खिड़की के बाहर नहीं था। पीछे बैठना चाहते हो तो पीछे बैठ जाओ, हवा तो आएगी, मैं तो इसलिए खोल। हाँ जी, देखिए अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दो पोर्टल सिस्टम होते हैं, एक होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लीवर के साथ, जिसे हम कहते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम कैपिलरी एंड एंड्स इनटू कैपिलरी। ठीक है, ये स्टमक इंटेस्टाइन से भी कैपिलरीज से स्टार्ट होगा और लीवर में भी कैपिलरीज में खत्म होगा। इसीलिए दोनों तरफ पोर्ट हो गए, इसलिए इसको क्या है, क्या है, हिपैटिक मींस लीवर, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। इसका यूटिलाइजेशन क्या है, इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यह है कि जो भी खाना एब्जॉर्ब होगा विलाई के थ्रू ब्लड में मिक्स होगा, वो सीधा पहले लीवर को जाएगा। और लीवर वहां तीन काम जरूरी हैं, बहुत सारे काम करता है लेकिन तीन बहुत जरूरी हैं।
एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलवाना, ठीक है। दूसरा, डिटॉक्सिफिकेशन, जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस एंड ड्रग्स हैं उनको आपका डिटॉक्सिफाई करना। और तीसरा, डीएमिनेशन, जितने भी एक्स्ट्रा अमीनो एसिड है उनको यूरिया में बदल देना। उसके बाद फिर जितने जो भी फूड है फिर पास कर दिया जाता है बॉडी पार्ट्स को, ठीक है। तो दैट इज द यूटिलाइजेशन ऑफ हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। इसी तरीके से एक पोर्टल सिस्टम होता है हार्ट और हार्ट मसल्स के बीच में। तो भाई हार्ट और हार्ट मसल्स, अब इसमें क्या होता है, हार्ट से हार्ट मसल्स को ब्लड लेकर जाती है कोरोनरी आर्टरी। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर हार्ट मसल्स को पहुंचती है। हार्ट मसल से वापस ब्लड लेकर आती है कोरोनरी वेन, और इसको हम कहते हैं कोरोनरी सिस्टम, ठीक है। तो ये दो यूनिक सिस्टम्स हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं, दैट दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बेनिफिशियल है, जो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन की फॉर्म में मिल सकते हैं, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए जी। अब देखो ये सेम वही चीज जो हम पढ़ चुके हैं भाई। लेफ्ट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर लंग्स में गई, है ना, डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। और पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर लेफ्ट ऑरिकल में खुल गई। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर अपर और लोअर बॉडी पार्ट्स में पहुंच गई, और बॉडी पार्ट से वापस वेना कावा राइट ऑरिकल में ब्लड को ले आए। अब यहाँ आप देख सकते हैं स्मूथ मसल आपको थिक दिखा रखी है, यहाँ पर स्मूथ मसल थिन दिखा रखी है आपको, ल्यूमेन वाइडर है और यहाँ पर ल्यूमेन नैरो है, ठीक है जी। और कैपिलरीज की अकेली लेयर है एंडोथीलियम, ठीक है। ऑल द पार्ट्स वी हैव डन, सब चीजें हमने कर ली है। अब बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। रेगुलेशन की बात करें तो भाई हम पहले ही कह चुके हैं कि नोडल टिश्यू के थ्रू रेगुलेट होता है एंड दैट इज ऑटो रेगुलेटेड, ठीक है। इसमें कोई भी नर्वस सिस्टम का रोल नहीं है, लेकिन फिर भी उसको अल्टर करना, उसको कम ज्यादा करने में एक तो मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। इसके अलावा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आपने पढ़ा है सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक इंक्रीज करता है, पैरासिम्पैथेटिक उसको नॉर्मल करता है, ठीक है। और एड्रीनल मेडुलरी हार्मोन आप जानते ही हैं, एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन, तो ये तीन का रोल है जो आपको दिमाग में रखना है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट आता है ब्लड प्रेशर। हेडिंग डालिए ब्लड प्रेशर इन द मिडिल ऑफ लाइन एंड मेक इट टू पार्ट्स। इसके दो पार्ट कर दीजिए, मेक इट टू पार्ट्स। मेक इट टू पार्ट्स, ठीक है। ब्लड प्रेशर और उसके दो पार्ट कर दीजिए। पहला लिखिए सिस्टोलिक प्रेशर और दूसरा डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर, दूसरा डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर ड्यू टू वेंट्रिकुलर सिस्टोल, डायस्टोलिक प्रेशर ड्यू टू वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ठीक है। सिस्टोलिक प्रेशर ड्यू टू वेंट्रिकुलर सिस्टोल, डायस्टोलिक प्रेशर ड्यू टू वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ठीक है जी। अब सिस्टोलिक प्रेशर को हम ऊपर का बीपीवी कहते हैं और डायस्टोलिक प्रेशर को नीचे का बीपीवी कहते हैं, ठीक है जी। अब जो सिस्टोलिक प्रेशर है उसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 120 mmHg, और जो डायस्टोलिक प्रेशर है उसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 80 mmHg। तो इसलिए डॉक्टर्स आपके प्रेस्क्रिप्शन पेपर पर
जब बीपी नापते हैं तो ऐसे लिख देते हैं 120/80। ठीक है जी, क्लियर। तो अब ये नॉर्मल है, ठीक है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति का प्रेशर, किसी पर्सन का प्रेशर 3-4 महीने से लगातार रेगुलरली 140/90 चल रहा है, ठीक है। सो दैट इज एज हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। इसी तरीके से किसी व्यक्ति का प्रेशर जो है वो 100/60 चल रहा है सपोज करिए, तो उसे हम कहेंगे लो बीपी, ठीक है, हाइपोटेंशन, ठीक है, क्लियर। अब इनका सबका नुकसान ये होता है कि जैसे हाई बीपी है, हाई बीपी का नुकसान 3 वाइटल ऑर्गन्स पर पड़ेगा, स्पेशली ब्रेन पर, किडनी पर और हार्ट पर, ठीक है। तो इस वजह से अब ब्रेन पर पड़ने की वजह से ब्लड हीमोरेज हो सकता है, किडनी पर पड़ने की वजह से किडनी फेलियर हो सकता है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉज ऑफ कंसर्न, ठीक है। और हार्ट पर तो भाई हार्ट के लिए भी दिक्कत का ही काम है, और तीनों वाइटल ऑर्गन्स है, तीनों में से कुछ भी हो जाता है तो लाइफ सरवाइव करना मुश्किल। नेक्स्ट देखिए जी, अब नेक्स्ट है आपका कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसे कहते हैं हम CAD। कोरोनरी आर्टरी डिजीज को एथेरोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं। ये बेसिकली अफेक्ट्स द वेसल दैट सप्लाई ब्लड टू द हार्ट मसल्स, ठीक है। ये वो है कोरोनरी आर्टरी हो गई, मतलब जो अभी बात करी थी हमने। अब इसमें क्या हुआ, फैट, कैल्शियम या कोलेस्ट्रॉल और फाइब्रस टिश्यू के डिपोजिशन। अब 4 चीजें हैं, इसलिए MCQ के लिए फेवरेट हो जाता है, फैट, कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल, फाइब्रस टिश्यू, ठीक है। इसकी वजह से आर्टरी की ल्यूमेन नैरो हो जाती है, पहले ही नैरो है और नैरो हो गई तो अब आप समझ सकते हैं प्रेशर विल इंक्रीज। अब जब बहुत ज्यादा प्रेशर, भाई डेलिकेट ऑर्गन्स है, प्रेशर विल इंक्रीज, दैट इंक्रीज द चांस ऑफ डैमेज, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट एंजीना, एंजीना पेक्टोरिस, छाती में जो दर्द होता है। अब ये दर्द किस वजह से होता है, ये होता है हार्ट मसल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से। जितना एक मिनिमम अमाउंट उन्हें चाहिए ही चाहिए उतना उन्हें नहीं मिलता, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। अब नॉर्मली ये मिडिल एज में और एल्डरली पीपल के लिए ज्यादा होती है, यानी कि आफ्टर 50, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, अब ये किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकती है, लेकिन नॉर्मली 50+ वालों को होने के, इसके 45+ वालों को होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ये है भाई बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें 4 बातें अलग अलग हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है, और ये एग्जाम में भी बहुत बार आ चुकी है, क्योंकि छोटे छोटे बेसिस पर डिफरेंस है, इसलिए बड़े ध्यान से इसको बात को सुने और समझें। देखिए, हार्ट फेलियर का मतलब ये होता है हार्ट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली एट व्हाट द बॉडी डिमांड्स, जितनी बॉडी को जरूरत है, समझ में आ रही है बात, एनफ टू मीट द नीड्स ऑफ बॉडी, तो उसे हम क्या कहते हैं, हार्ट फेलियर, ठीक है जी। अब कई बार हार्ट फेलियर ऑक्सीजन लंग्स के फेलियर की वजह से हो जाता है, लंग्स काम नहीं कर रहे, ऑक्सीजन नहीं। अब जब ऑक्सीजन लंग्स ही नहीं ले रहे तो ब्लड में कहां से मिक्स होगी, और उसे हम कहेंगे कार्डियक अरेस्ट, सॉरी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, उसे हम कहेंगे कंजेस्टिव हार्ट, क्योंकि कंजेशन किसका हो गया, लंग्स का, और उसकी वजह से हार्ट फेलियर हो गया, ठीक है। तीसरा आता है हार्ट स्टॉप्स बीटिंग, तो उसे कहेंगे कार्डियक अरेस्ट, अरेस्ट मतलब रुक जाना, बायोलॉजी में अरेस्ट का मतलब है रुक जाना, स्टॉप, स्टॉप बीटिंग, ठीक है, समझ में आ रही है बात, कार्डियक अरेस्ट। और लास्ट है हार्ट अटैक, हार्ट अटैक ये है कि भैया मसल सडनली डैमेज हो गई ड्यू टू इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। तो 4 चीजें हो गई, पहला हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर क्या है, जितनी बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड है उतनी, वही बात हो गई, ब्लड जितनी की ब्लड की नीड है उतना इफेक्टिवली नहीं पहुंचा, ठीक है। दूसरा लंग्स अरेस्ट हो गए तो उसकी वजह से कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो गया। तीसरा आपका हार्ट पंप ही नहीं कर रहा, बीट ही नहीं कर रहा, ठीक है, हार्ट स्टॉप बीटिंग, तो दैट इज कार्डियक
अरेस्ट। और चौथा है आपका कि जितना मतलब कि डैमेज हो गया अचानक और इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई पहुंच रही है, तो उसका मतलब हार्ट अटैक। ठीक है, हार्ट मसल इज सडनली डैमेज ड्यू टू इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। ठीक है जी, क्लियर। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इसकी समरी पढ़ लेना, समरी वाला पोर्शन, और कोई भी डाउट हो तो वो पूछ लेना समरी वाले पोर्शन को भी। देखिए जी, एक्सक्रीशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एक्सक्रीशन। अब एक चीज अच्छे तरीके से सबसे पहले इसकी शुरुआत में ही समझ लीजिए कि देखो, हम एक्सक्रीशन कहेंगे केवल और केवल, केवल और केवल, केवल और केवल नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स के एलिमिनेशन। इसके अलावा हम सिंपल उसे एलिमिनेशन नाम देंगे, उसे हम एक्सक्रीशन नहीं कहेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब दीज आर हार्मफुल नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट। ठीक है, पॉइजनस वेस्ट। कोई भी ऑर्गेनिज्म इन्हें अपने शरीर में एक्यूमुलेट नहीं कर सकता, उसको उतने हिसाब से ही प्रॉब्लम हो जाएगी। अब तीन मेजर नाइट्रोजनस प्रोडक्ट एलिमिनेट होते हैं, यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया। अब यहां पर देखो, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको दिमाग में रखना है, जिसके ऊपर क्वेश्चन पुट अप हो सकता है, एंड दिस इज दिस वन। अब तीनों में अगर हम बात करें तो अमोनिया मोस्ट टॉक्सिक है और यूरिक एसिड लीस्ट टॉक्सिक है। अमोनिया मोस्ट टॉक्सिक होने की वजह से इसको एलिमिनेट करने के लिए पानी भी भरपूर मात्रा में चाहिए। 1 ml अमोनिया, ठीक है, कितना, 452 ml वाटर में घुल जाती है। इतना ज्यादा इसको पानी चाहिए एलिमिनेट होने के लिए। अब आप समझ रहे हैं, बहुत जबरदस्त सॉल्युबिलिटी है इसकी। ठीक है, तो इसलिए दैट नीड्स अ हाई वॉल्यूम। तो इसलिए केवल और केवल किस में रहती है ये रहता है एक्वाटिक में। एक्वाटिक में ही देखेंगे अमोनिया आप। हाँ जी बिल्कुल है, 452, 452 यही है ml। 452 गुना सॉल्युबल है ये, जबरदस्त सॉल्युबल है। समझ में आ रही है बात। तो उस हिसाब से इसीलिए केवल और केवल एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में है, और उनमें भी ये अमोनियम आयन की फॉर्म में रिलीज की जाती है। ठीक है जी। अब यूरिक एसिड सबसे कम है, लीस्ट टॉक्सिक है, इसलिए ये हथियार हो गया बेचारे सबसे ज्यादा पानी को कंजर्व करने वाले, यानी कि डेजर्ट एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाले रेप्टाइल्स इस का सबसे ज्यादा यूज करते हैं यूरिक एसिड। और बीच के हो गए जी हम जैसे, यानी कि मैमल्स, स्पेशली ह्यूमन बींग्स जिनके पास है लीवर, जो लीवर अमोनिया को किस में बदल देता है, यूरिया में, और यूरिया फिर बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाता है। ठीक है, क्लियर। तो जो अमोनिया रिलीज करे उन्हें हम क्या कहेंगे, अमोनोटैलिक। जो यूरिया रिलीज करें यूरियोटैलिक, और जो यूरिक एसिड रिलीज करें यूरिकोटैलिक। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो दिमाग में रखनी है। देखिए जी, अब यहां पर देखिए, सबसे पहले अमोनिया इज रेडिली सॉल्युबल, आ गया देखिए वर्ड, बहुत ज्यादा, इज जनरली एक्सक्रीटेड बाय डिफ्यूजन अक्रॉस बॉडी सरफेस और थ्रू गिल्स इन फिशेज एज अमोनियम आयंस। इसीलिए किडनीज डू नॉट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स रिमूवल। तो ये नीट के लिए फेवरेट हो गया। ठीक है, किडनीज का कोई रोल नहीं है, कोई खास सिग्निफिकेंट रोल नहीं है किसके अंदर, फिशेस के अंदर। नेक्स्ट देखिए जी, टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन, भाई वहां पानी को कंजर्व करने की मजबूरी है, तो मैमल्स ने इस मजबूरी को गले लगाया और यूरियोटैलिक। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको बता ही चुका हूं कि लीवर, ठीक है, किस में बदल देता है,
यूरिया में, वो फिल्टर होकर किडनी के पास पहुंचता है और किडनी उसको उसके हिसाब से एलिमिनेट कर देती है। नेक्स्ट देखिए जी, अब यहाँ पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड लैंड स्नेल्स एंड सम इंसेक्ट्स, ठीक है, और इसमें भी मैमल्स के अलावा मैनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस एंड मरीन फिशेज, और ऊपर आपका हो गई बोनी फिशेज, एक्वाटिक एम्फीबियंस और एक्वाटिक इंसेक्ट्स, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब यहां पर क्या है कि ये इंसेक्ट्स यूरिक एसिड को पैलेट या पेस्ट के फॉर्म में रिलीज करते हैं, जैसे बर्ड्स के केस में होता है जिसमें उनका यूरिन और पॉटी एक साथ होते हैं, जिसका मिक्सचर क्या कहलाता है, पैलेट और पेस्ट कहलाता है, ठीक है, क्लियर, ठीक है। अब ये देखिए, ये 4 चैप्टर का सारा दिया हुआ है आपको, वही जो 4 चैप्टर में हम कर चुके हैं, बस यहां पर इंपॉर्टेंट ये बन जाता है आपका, इसे मार्क कर लीजिए, एंटीनल ग्लैंड्स, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर नीट। इसमें क्या है, एंटीनल ग्लैंड्स और ग्रीन ग्लैंड्स होती हैं जो क्रस्टेशियंस जैसे प्रॉन्स में पाई जाती हैं, ठीक है, एंड दीज हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, ठीक। नेक्स्ट देखिए जी, अब बात करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की। अब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को अगर हम ध्यान से देखें, सो दैट इज मेड अप ऑफ a pair of kidney, a pair of ureters, urinary bladder, urethra, ठीक है, रेडिश ब्राउन, बीन शेप्ड, सिचुएटेड बिटवीन, ये मुद्दे की बात है, इसको बहुत अच्छे तरीके से मार्क करें, सिचुएटेड बिटवीन लेवल्स ऑफ लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड ल्यूमर वर्टिब्रा, क्लोज टू डोर्सन इनर वॉल ऑफ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेक्निकल इश्यूज बहुत हैं इसमें याद करने के लिए, समझने के लिए, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, तो इस चीज को ध्यान में रखें, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब ये साइज विड्थ तो सब कुछ भैया छोड़ना कुछ नहीं है, क्योंकि कुछ भी आ सकता है, ऑप्शन का कुछ भरोसा नहीं, तो सब चीज दिमाग में रखनी है आपको, ठीक है जी। अब देखिए यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट, ये आप देख रहे हैं कॉनकेव सरफेस, अंदर गड्ढा, ये दिस वन, दैट इज, ये नॉच है, और इसी को ही हम क्या कहते हैं, हिलम, ठीक है जी, इसे क्या कहते हैं, हिलम, और इसके थ्रू ही यूरेटर, ब्लड वेसल्स और नर्व्स एंटर करती हैं, तो हिलम का क्या काम हो गया, थ्रू विच यूरेटर्स, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंटर, ठीक है, ठीक है। अब इनर टू हिलम इज ए ब्रॉड फनल शेप्ड कॉल्ड रीनल पेल्विस, अब यहां पर इसके डायग्राम को देखते हैं हम, ये हो गया जी रीनल कैप्सूल, जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, इस तरीके से ये किडनी की स्ट्रक्चर है, जिसमें आप देख सकते हैं, इसको इन्होंने कहा है रीनल पेल्विस, ठीक है जी। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये इसका पॉइंटेड पोर्शन, दैट इज कैलिक्स, और प्लूरल इज कैलाइसिस, ठीक है, प्लूरल इज कैलाइसिस,
इसके अलावा जो ये बीच में आप कॉलम देख रहे हैं इसे कहते हैं कॉलम ऑफ बर्टीनी, ठीक है जी। इसके अलावा जो ये लाइनिंग देख रहे हैं दीज आर यूनिरिफेरस ट्यूब्यूल्स और नेफ्रॉन्स, these are the structural and functional unit of kidney, ठीक है जी। इसके अलावा ये आपका रीनल कैप्सूल हो ही गया। अब यहां पर जो ये बाहर का एरिया है इसको हम डॉटेड अपीयरेंस से शो करते हैं, दैट इज डॉटेड अपीयरेंस। बेसिकली ये एरिया जो है दैट इज रीनल कॉर्टेक्स, और ये डॉटेड अपीयरेंस इज फॉर ग्लोमेरुली। जो ग्लोमेरुली है वो कॉर्टेक्स में होते हैं, बाकी हिस्सा मेजर हिस्सा मेड्यूला में होता है। तो ये जो अंदर रीजन है दैट इज रीनल मेड्यूला, ठीक है। और जो ये ग्रीन कलर के आप देख रहे हैं दीज आर रीनल पिरामिड, ठीक है। सो दैट इज द इंटरनल स्ट्रक्चर और एलएस ऑफ लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जितनी भी चीजें थी वो सब मैंने आपको रेक्टिफाई की हैं, बताई। इज इट क्लियर? समझ में आ गया ये? नेक्स्ट देखिए जी। अब अगर हम एक नेफ्रॉन की बात करें हम, तो एक नेफ्रॉन यानी कि एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होती है। एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होती है, ठीक है, ऑन एन एवरेज। अब यहां पर हम सबसे पहले किडनी के अंदर ब्लड सप्लाई कैसे पहुंचती है उसको समझते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए हार्ट से आपका एओर्टा, और एओर्टा की ब्रांच हो गई रीनल आर्टरी, ठीक है। अब रीनल आर्टरी डिवाइड इनटू 1 मिलियन और 10 लाख ब्रांचेस। जैसे ये किडनी में एंटर करेगी तो 10 लाख ब्रांचेस में बढ़ जाएगी या 1 मिलियन ब्रांचेस में बढ़ जाएगी। अब इन 1 मिलियन ब्रांचेस को हम नाम देंगे एफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है जी। ये एफरेंट आर्ट्रियोल अपने रेस्पेक्टिव नेफ्रॉन में एंटर हो गई। अब एफरेंट आर्ट्रियोल फिर डिवाइड होती है और छोटे डायमीटर वाली ट्यूब्स में जो बनाती हैं कैपिलरीज। अब यहां पर इन कैपिलरीज का बन जाता है एक टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। इस टफ्ट ऑफ कैपिलरीज को हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। इस टफ्ट ऑफ कैपिलरीज को, मेरी बॉटल रखिए पीछे, इस टफ्ट ऑफ कैपिलरीज को कहते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है जी। अब ग्लोमेरुलस का काम आप जानते ही हैं, दैट हैज द इंपॉर्टेंट फंक्शन अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अब उसे भी समझेंगे कैसे करता है ये अल्ट्राफिल्ट्रेशन, दैट इज द स्पेशल फंक्शन ऑफ ग्लोमेरुलस। अब ग्लोमेरुलस से ये हो जाएगा यूनाइट, ये कैपिलरीज यूनाइट करेंगी और यूनाइट करके ये बाहर निकलेंगी नेफ्रॉन से, एंड दैट इज इफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है जी। अब इफरेंट आर्ट्रियोल ग्लोमेरुलस से बाहर निकलने के बाद इफरेंट आर्ट्रियोल एक पैरेलल नेटवर्क बनाएगी बाकी ट्यूबुलर, उसे हम कहते हैं पेरीट्यूबुलर नेटवर्क। अब ये पेरीट्यूबुलर नेटवर्क बाकी और दूसरे नेफ्रॉन्स के पेरीट्यूबुलर नेटवर्क के साथ जुड़ जाएगा और ये बनाएगा आपका
ये बाहर निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ रीनल वेन। ठीक है, और रीनल वेन फिर आपकी वेना कावा से जुड़ जाएगी, और वेना कावा यानी कि इंफीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा ब्लड को लेकर वापस हार्ट में आ जाएगी। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा हार्ट से सर्कुलेशन हुआ कि कैसा ब्लड गया और कैसे ब्लड वापस आया। ठीक है जी, क्लियर। अब समझते हैं किसकी स्ट्रक्चर, एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर। तो अब एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर को समझते हैं, दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब सिंपली आप लिखे नेफ्रॉन और उसके मेजर 3 पार्ट कर दे। ठीक है, नेफ्रॉन के मेजरली 3 पार्ट हो गए। एक हो गया आपका रीनल कैप्सूल और रीनल कॉर्पसल्स। ठीक है जी। दूसरा हो गया नेफ्रिक ट्यूब्यूल्स। मेलपीजियन बॉडी या रीनल कैप्स कॉर्पसल्स, मेलपीजियन बॉडी या रीनल कॉर्पसल्स पहला। दूसरा हो गया आपका नेफ्रिक ट्यूब्यूल्स, और तीसरा हो गया आपका कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, ठीक है। अब देखिए इस तरीके से दैट इज अ नेफ्रॉन और यूनिफेरस ट्यूब्यूल। अब इसमें क्या हुआ, ये आपका ये हो गया एफरेंट आर्ट्रियोल, और ये हो गया इफरेंट आर्ट्रियोल। ए का मतलब है या एंटर, ई का मतलब एग्जिट। ठीक है, ये हो गया आपका ग्लोमेरुलस, tuft of capillaries. This is cup shaped Bowman's capsule, और इन दोनों को मिलाकर ग्लोमेरुलस प्लस बोमेन्स कैप्सूल, दैट इज रीनल कॉर्पसल्स। ठीक है, और मेलपीजियन बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं यहां से लेकर यहां तक, इसे कहते हैं हम पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल मतलब पास वाली, नियरर टू बोमेन्स कैप्सूल। प्रॉक्सिमल मतलब नियरर टू बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है जी, प्रॉक्सिमल मतलब नियरर टू बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, कॉन्वोल्यूटेड मतलब कॉइल्ड, ट्यूब्यूल मतलब ट्यूब। ठीक है, मोमेंस कैप्सूल के पास वाली घुमावदार नली। ठीक है, नेक्स्ट, इसे हम कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब, दैट इज नेम्ड एज डिसेंडिंग लिम्ब, नीचे आती हुई ट्यूब। ठीक है, दैट इज नेम्ड एज हेयर पिन लूप, दैट इज नेम्ड एज हेयर पिन लूप। ठीक है जी, ठीक है, और दैट इज असेंडिंग लिम्ब, ऊपर जाती हुई ट्यूब। अब डिसेंडिंग लिम्ब प्लस हेयर पिन लूप प्लस असेंडिंग लिम्ब, दैट इज हेनले लूप, लूप ऑफ हेनले। इसे हम क्या कहते हैं, लूप ऑफ हेनले। दिस सेक्शन इज नेम्ड एज डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल मतलब फार फ्रॉम बोमेन्स कैप्सूल, कॉन्वोल्यूटेड अगेन कॉइल्ड, और ट्यूब्यूल, एंड दैट इज कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल बहुत सारी नेफ्रॉन की सिंगल भी हो सकती है, बहुत सारी नेफ्रॉन आकर इसमें खुलती हैं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में। ठीक है जी, समझ में आ रही है बात।
अब ये सारा पोर्शन क्लियर हुआ, इसमें कोई डाउट? अब यहां पर अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हमारा, देखिए एक तो ये डायग्राम में एफरेंट आर्ट्रियोल, इफरेंट आर्ट्रियोल, बड़े ध्यान से समझने की बात है, इधर ध्यान दीजिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो एफरेंट आर्ट्रियोल हैज लार्जर डायमीटर और इफरेंट स्मॉलर। अब आप ये समझिए ब्लड बहुत ज्यादा क्वांटिटी में एंटर कर रहा है एफरेंट से, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में बाहर आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली जो ये ग्लोमेरुलस है इसके अंदर प्रेशर जो है दैट विल राइज, और उसी को ही हम कहते हैं अल्ट्रा। अल्ट्रा मतलब एनॉर्मस प्रेशर, और इस प्रेशर की वजह से ही क्या होता है, फिल्ट्रेशन, ब्लड क्षमता है, जिसको हम नाम देते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये उसका रीजन मैंने आपको बताया है, समझ में आ गई बात? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके अलावा दूसरी चीज समझिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि DCTs of many nephrons open into a straight tube called collecting duct, many of which converge and open into renal pelvis through renal medullary pyramids in the calysis। तो ये पूरा पाथवे दे दिया, और इसकी गिनती नहीं है, इतनी बार ये नीट में आ चुका है अलग अलग तरीके से। आ रही है बात समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखिए, फिर उसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, मेलपीजियन कॉर्पसल्स यानी कि ग्लोमेरुलस प्लस बोमेन्स कैप्सूल, पीसीटी एंड डीसीटी, ये सब कॉर्टिकल रीजन में होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है जी। लेकिन लूप ऑफ हेनले डिप्स इन मेड्यूला, केवल मेड्यूला के अंदर जो डिसेंडिंग लिम्ब, हेयरपिन लूप, असेंडिंग लिम्ब, ये पूरा किसमें होता है, ठीक है। अब इस बेसिस पर मेड्यूला शॉर्ट, आपका लूप ऑफ हेनले मेड्यूला में शॉर्ट है या डीप है, इस बेसिस पर दो तरीके की नेफ्रॉन हो जाती है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। अगर लूप ऑफ हेनले शॉर्ट है, कॉर्टेक्स में रीजन ज्यादा हो गया और मेड्यूला में कम हो गया, इसीलिए उसको हम कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन, क्योंकि रीजन उसका पार्ट, उसके हिस्से कॉर्टेक्स में ज्यादा है, ठीक है। और अगर आपका लूप ऑफ हेनले डीप है मेड्यूला में, दैट इज जक्स्टा ग्लोमेरुलस नेफ्रॉन। ये लगभग 15% होते हैं, 85% कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स ही होते हैं। अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करता है, देखिए जो नेटवर्क है पेरीट्यूबुलर नेटवर्क, वो लूप ऑफ हेनले के अलावा बाकी जगह तो कहलाएगा पेरीट्यूबुलर नेटवर्क, लेकिन लूप ऑफ हेनले के चारों तरफ उसे कहेंगे हम वासा रेक्टा। अब वासा रेक्टा जो है वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में या तो आपका रिड्यूस्ड होगा या एब्सेंट होगा, और मेड्यूला वाले में तो जक्स्टा मेड्यूलरी वाले में पाया जाएगा। तो वासा रेक्टा के बेसिस पर भी उनके बीच में बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ठीक है, क्लियर? मोर्सी कॉर्टिकल 15% भी तो है, और वो जिनके अंदर है उनके अंदर होता है, कम लेवल पर होगा, होता तो है, वो डीप होंगे। और अब नेक्स्ट देखिए जी, नेक्स्ट आता है यूरिन फॉर्मेशन। अब यूरिन फॉर्मेशन के सिंपल 3 स्टेप्स है। पहला अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा आपका सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, और तीसरा सेलेक्टिव सिक्रीशन। देखिए
अभी फिल्ट्रेशन में ब्लड का जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप हुआ उसका रीजन मैंने आपको बता दिया। मोटे पाइप से ब्लड अंदर आ रहा है, छोटे पाइप से कम डायमीटर वाले से बाहर निकल रहा है, जिसकी वजह से प्रेशर डेवलप हो गया। एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें। दूसरा, 3 इंपॉर्टेंट लेयर्स जिनके थ्रू फिल्ट्रेशन होता है। देखिए, ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉजेज फिल्ट्रेशन ऑफ 3 लेयर्स। अब ये 3 लेयर्स कौन सी हैं? पहली, एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स। दूसरा, एपिथीलियम ऑफ बोमेन्स कैप्सूल। और तीसरा, बेसमेंट लेयर बिटवीन देम। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, नीट फेवरेट बन जाता है। ठीक है जी। अब यहां पर फिर दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जो एपिथेलियल सेल्स है यानी कि ये आपकी बोमेन्स कैप्सूल की, इनमें क्या होता है, छोटी छोटी सेल्स होती है जिन्हें कहते हैं पोडोसाइट। और ये इस तरीके से इंटीग्रेट मैनर में एक दूसरे के साथ लगी हुई होती है। इस तरीके के मैनर को इंटीग्रेट मैनर कहते हैं, बिल्कुल सट के लगी हुई। उनके बीच में माइन्यूट दरार जैसे छेद बन जाते हैं, जैसे दीवारों में दरार बन जाती है, तो उसका बहुत और 1000 गुना लाख गुना छोटा पोर मानो, बहुत ही उन्हें हम क्या कहते हैं? आपका फिल्ट्रेशन स्लिट्स और स्लिट पोर्स। और इनके थ्रू ही ये फिल्ट्रेशन होता है, और इनको हम पोडोसाइट्स कहते हैं सेल्स को। समझ में आ रही है बात? क्लियर? अब जब जबरदस्त प्रेशर लगता है तो उस प्रेशर के साथ जितने भी नाइट्रोजनस सब्सटेंस हैं जैसे यूरिया, वो तो बाहर आता है। इसके साथ साथ प्रोटीन्स, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, वाटर, ठीक है, आयंस, मिनरल्स, ये सब भी बाहर आ जाते हैं। ठीक है, प्रोटीन से मतलब अमीनो एसिड और ग्लूकोज हो गया। ठीक है, अब इन सभी को हम क्या कह देते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ये क्या है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ठीक है, समझ में आ रही है बात? स्पेशली दिया हुआ है, देखो, एक्सेप्ट द प्रोटीन। ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ठीक है, अब ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कौन रिसीव करता है? बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, इसी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट को कौन रिसीव करता है? बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है जी। अब यहां पर दूसरे स्टेप का आपको मीनिंग समझ में आ ही गया होगा। केवल एक ये हार्मफुल है, बाकी सारे यूजफुल है। अब बॉडीज ने ऐसे तो खराब होने नहीं देने की है, इसलिए इनका रीअब्जॉर्प्शन करना ही नेक्स्ट स्टेप है। ठीक है, तो रीअब्जॉर्प्शन अगले स्टेप में होता है, जिसके अंदर आपका ये रीअब्जॉर्प्शन आपका एक्टिव और पैसिव दोनों तरीके से होता है। ठीक है, यानी कि एट द कॉस्ट ऑफ एटीपी एंड विदाउट एटीपी। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो उनका स्पेशली आप बाइफर्केशन कर लेंगे कि कौन एक्टिवली होते हैं। देखो, स्पेशली देखो, ग्लूकोज, अमीनो एसिड और सोडियम आयंस ये रीअब्सॉर्ब एक्टिवली होते हैं, वेयर नाइट्रोजनस वेस्ट आर एब्सॉर्ब बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट। और लास्ट में आता है, देखिए, सोडियम, आपका पोटेशियम आयन अमोनिया को फिल्ट्रेट में सिक्रीट किया जाता है। हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन, ठीक है, ट्यूबुलर सेल्स सिक्रीट substances like hydrogen ion, potassium ion and ammonia into filtrate। और उसके बदले में, ठीक है, ये क्या होता है? ये मेन स्टेप है ऑस्मो रेगुलेशन के लिए, जो किडनी का दूसरा काम है, टू मेंटेन द पीएच एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर इन ब्लड। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर इन ब्लड। ठीक है, अब यहां पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, किडनी पर मिनट जितना भी फिल्ट्रेशन करती हैं उसे हम क्या कहते हैं? जीएफआर कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट। अब ये एक हेल्दी पर्सन में 125 ml पर मिनट होता है, यानी कि 180 लीटर्स पर डे। दोनों किडनी से इतना इकट्ठा हो गया। अब इस बेसिस को अगर हम देखें और रीअब्जॉर्प्शन ना हो, तो हम तो पूरे टाइम पे टॉयलेट में ही रहेंगे।
180 लीटर इज ए बिग अमाउंट और दैट्स व्हाई रीअब्जॉर्प्शन इज वेरी वेरी नेसेसरी। इसके अलावा यहां पर ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस रेट में कभी भी बदलाव आता है तो हमारे शरीर में इनबिल्ट मैकेनिज्म है जो इसको वापस नॉर्मल कर देता है और उस एपरेटस को हम कहते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। अब ये ग्लोमेरुलर एपरेटस बहुत सेंसिटिव रीजन है जो सेलुलर मॉडिफिकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत आता है। सेलुलर मॉडिफिकेशन इन डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड एफरेंट आर्ट्रियोल, ऐसे रीजन जहां पर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और एफरेंट आर्ट्रियोल एक दूसरे की क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हो तो वहां पर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स की सेल्स में क्या होता है, स्पेशल मॉडिफिकेशन हो जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस कहते हैं। ये बेसिकली RENIN ये नाम का एक ये एफरेंट आर्ट्रियोल का ये रीजन क्या निकालता है, यहां पर जेजी सेल्स होती हैं, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, वो रिलीज करती हैं रेनिन और रेनिन ब्लड फ्लो को स्टिमुलेट कर देता है जिसकी वजह से GFR नॉर्मल हो जाती है। दैट इज इनबिल्ट मैकेनिज्म। ठीक है, हाँ ठीक है। अगर GFR में फॉल है तो उसको नॉर्मल ले आएगा। ठीक है, बाकी डिस्कस करते हैं कल, तो कल इसे निपटा देंगे बचे हुए पोर्शन को एंड देन वी स्टार्ट द नेक्स्ट। तो इसको अच्छे तरीके से लिख लिख कर देखें क्योंकि ये जितने भी चैप्टर फिजियोलॉजी के हैं एक बार में अच्छे तरीके से एंटर नहीं होंगे, दे नीड मल्टीपल असिस्टेंस। ठीक है, तो कल मिलते हैं और इसके बाकी पोर्शन को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं और हो जाता है तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट